नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बी जोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, हिंदी वल्लरी 10वीं कक्षा का जो पाठ है बसंत की सच्चाई, इस पाठ के अगले जो भाग को हम देखते जाएंगे। पहले के दृश्य में या भाग में यह एक एकांकी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था और एकांकी को शुरू भी किया था। कथा आप ठीक से याद रखे होंगे। उसके आगे की जो कथा है, एकांकी का जो भाग है, मैं आपको समझाने से पहले कल की जो कक्षा में जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में एक 5 मिनट दोहराना चाहती हूँ। उसमें पात्र हैं, एक है बसंत और प्रथा, ये दोनों भाई हैं। उसके साथ एक नेता है, उसका नाम है पंडित राजकिशोर, और एक डॉक्टर है और 2 राहगीर हैं, जो काम करने वाले राहगीर होते हैं, वो है। तो उसमें एक बसंत नाम का लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहनकर वो क्या करता रहता है, बाजार का जो दृश्य है उसमें आगे पीछे घूमता रहता है। उसके हाथ में कुछ चीजें हैं, सामान है, वो तो क्या करता है, उसे बेचने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सुबह से उसे कोई नहीं लेता है। तब आगे किसे देखता है, पंडित राजकिशोर को देखता है। देखने के बाद क्या करता है, उनके पीछे भागता है, भागकर पूछता है, साहब छलनी ले लीजिए, नहीं तो बटन ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए, ऐसा चिल्लाकर उनके पीछे भागकर उनको पूछता है। तो तब वो कहते हैं, नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता जरूरत या नहीं है। तो फिर भी वो क्या कहता है, नहीं लेना ही है, सुबह से कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। तब कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 2 आना, ऐसा कह देता है। एक वस्तु की जो वस्तु का मूल्य जो होता है वो कहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्ती से ये पूछता है, वो नहीं लेते हैं। तब सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा कहने पर उसे 2 आने, ऐसा समझो मैंने चीजें खरीदी है, 2 आने रख लो, मुझे चीजें नहीं चाहिए। तब ये कहता है, नहीं नहीं साहब, ऐसे ही मैं पैसे लेता हूँ तो वो भीख होती है, भीख के पैसे मैं नहीं लूंगा। मतलब हमें समझ में आता है, एक यह ईमानदार लड़का है, खुद के जीवन को वह कुछ काम करके ही, कमाई करके ही वो बिताना चाहता है। ये एक पात्र उसमें हम देख सकते हैं। और उसके आगे जो पंडित राजकिशोर क्या करते हैं, उसकी बातों में आकर, ठीक है, ऐसा उनके मन में असर पड़ता है। ये छोटा सा 12 साल का होगा शायद ये बालक, इन्होंने तो क्या कहा, ऐसे ही पैसे लेता हूँ तो वो भीख हो जाएंगे, भीख के पैसे नहीं चाहिए, ये बात उन पर असर पड़ती है। तब वो क्या करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, नोट है कह देते हैं, तो मैं उसका गुना करके लाता हूँ। पूछकर वो उसका जो उसकी ईमानदारी देखकर उसके हाथ में पैसे दे देते हैं, नोट दे देते हैं। ये गुनाह करने के लिए चला जाता है और कहता है, ऐसे मैं लाकर दूंगा आपको ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೋದೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗಂಡ್ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಬಾಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ तಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ। यहाँ तक हमारी कहानी हो गई थी। तो आगे का भाग हम देखते जाएंगे, उसमें क्या होता है। तो पढ़ेंगे बच्चों। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। ये सोचते रहते हैं, क्या ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वापस नहीं आया, ये सोचते हैं इसके बाद ये नहीं आएगा, 15 मिनट यानी 20 मिनट हो गए, ये नहीं आएगा, ऐसा सोचकर ये नहीं आएगा कहकर वो खड़े होते हैं। वहाँ पर ये दृश्य, पहला दृश्य समाप्त होता है। उसके बाद शुरू होता है दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में
क्या है हम देखेंगे। ये एकांकी है, नाटक है, तो स्टेज पर कैसा माहौल है देखेंगे। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। स्टेज पर कैसा वातावरण है, दृश्य है देखेंगे। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन, पहले बाजार का चित्र था, है ना, जो मार्केट में किस प्रकार आने जाने वाले, खरीदने वाले, देने वाले, लेने वाले और फेरी वाले किस प्रकार चिल्लाते घूमते रहते हैं, ये सभी हमने देखा था स्टेज पर। ये दूसरे दृश्य में शाम हो गई है, थोड़ा सा बदला हुआ जो माहौल हमें दिखाई दे रहा है। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। किशनगंज एक रोड का जो बोर्ड, वहाँ के प्रदेश का बोर्ड, वहाँ पर किशनगंज के रास्ता किशनगंज गांव को या भाग को चले जाता है, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है, यानी बहुत ಬಡ ಶೋರ್ नहीं है, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲ, गदला ಇದೆ, लेकिन बाजार में जो होता है वैसा नहीं है, क्योंकि शाम हो गई है, संध्या हो गई है। संध्या का अर्थ है शाम, मैंने इधर लिखा है, शाम हो गई है, सायंकाल, संजय आता है। तो लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। सभी बाजार का ये काम पूरा करके, और बाजार वाले भी वहाँ पर जो हैं वो भी घर जाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे समय में उन्हीं के बीच, जाने वालों के बीच एक लड़का, वो कैसा है देखने में, वो भी बसंत के जैसा ही है, दुबला पतला है और जल्दी जल्दी आता है, वो भी नंगे पैर है। ಅವನು ಸಹ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಫಟೆ ಕಪಡೆ है, इनके भी कपड़े फटे हुए हैं, ಇವನು ಕೂಡ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯು ಎನಿ ವಯಸ್ಸು, ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಲಗ್ಭಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ये बसंत का ही भाई है। तो उसको 12 साल का लड़का था वह, ये 10 साल का मतलब उनका भाई होगा। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, वो देखने में कैसा है, बसंत के जैसा ही है, लेकिन ये 10 साल का है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। बसंत का भाई का नाम क्या है, प्रताप। इसकी आयु कितनी, 10। बसंत की कितनी आयु, 12 साल। ये 10 साल का है, यहाँ 12 साल का है। शक्ल भी उनके जैसे ही देखने के लिए हम देख सकते हैं। तो बच्चों देखेंगे वो क्या करता है, उसकी शक्ल यानी आकृति, मुख चेहरे ಕೂಡ ಯಾರ ತರಾನೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪನ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಬಸಂತನ ತರಾನೇ ಇದೆ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಸಹೋದರ। वह आते आते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। ऐसे ही बाजार में किशनगंज के तरफ आते आते व्यक्तियों को पूछ रहा है। क्या पूछता है, उसके मुख पर व्यग्रता है, पूछने के समय व्यग्रता दिखाई देती है, वो थोड़ा दुख का चेहरा उसका दिखता है। ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಬಾಡಿದೆ, ದುಃಖದ ಒಂದು ಚೆಹರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ। ಇದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ। तो उसके बाद प्रताप, क्यों जी किशनगंज यही है, पूछता है कौन, वो प्रताप बालक, किशनगंज यही है क्या, ऐसे। तो एक व्यक्ति, हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, तब पूछता है किशनगंज का, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं आज नहीं चलने लूंगा, तुम हमारे किशनगंज आओ, मैं कल लूंगा, मेरे पास अभी
चिल्लर नहीं है, ऐसा पैसे नहीं है कह देता है ना। इसीलिए उसका भाई ये प्रताप आकर उनकी ही बात कर रहा है, ये पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तब ये एक व्यक्ति कहता है, कौन राजकिशोर, उसे क्या मालूम, ऐसा ही पूछता है। बहुत सारे राजकिशोर होते हैं, है ना, इसीलिए कौन राजकिशोर पूछने के बाद वह कहता है, जो लेक्चरर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। लेक्चरर यानी भाषण देना और कुछ बातें उनके बारे में कहना। तो ऐसे लेक्चरर देने वाले वो व्यक्ति हैं, वो भी मजदूरों के गली में जाकर भाषण दे देते हैं ना, उनके बारे में कुछ बात करते हैं ना, वो व्यक्ति राजकिशोर। तब एक व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता, आगे जाओ पूछो, मुझे मालूम नहीं ये कौन है पंडित राजकिशोर, आगे जाकर किसी से पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। उसके बाद प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? और एक व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, तो उनको पूछता है पंडित राजकिशोर का घर कहाँ पर है। पूछने के बाद वो और एक व्यक्ति होता है ना, सरा व्यक्ति, कौन, पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों के नेता हैं। कौन है ये पंडित राजकिशोर? आप देखते हैं मजदूरों के पंडित राजकिशोर कौन, मजदूरों के नेता है ना वो पंडित राजकिशोर। क्या यानी ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ, ದಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ कहता है, हाँ हाँ वे ही, हाँ ಅವರೇ ಅಂತ। तो दूसरा व्यक्ति इशारा करके ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, इशारा करके। उधर देखो वह नीला पर्दा है ना, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀಲಿ ಪರದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, वही पंडित राजकिशोर का घर है। प्रताप, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, मैं वहीं जाऊंगा। वो चला जाता है। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं, वो देखते खड़ा हो जाता है। दूसरा व्यक्ति जो उसको उत्तर दिया होता है ना, पंडित राजकिशोर का घर कौन सा है, दिखाया हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। वो व्यक्ति ये जाने तक वहाँ खड़े होकर देखता है, खड़ा होकर देखता है, इसके घर नीला जो पर्दा है वही घर है, वहाँ जाओ करके ये खड़ा रहता है। वो वहाँ जाकर पहुँचने के बाद ये अपना रास्ता पकड़कर चला जाता है। तो प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, ऐसा चिल्लाकर बुलाता है। किसे? पंडित राजकिशोर बाहर नहीं रहते, घर के अंदर है, उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर ये बुला रहा है। इनको पंडित राजकिशोर कैसे बुलाता है? राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, वो चिल्लाकर कह रहा है। अंदर से एक आवाज आती है। उस समय में अंदर से वो एक व्यक्ति बात करता है। राजकिशोर कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। झांकना ಅಂದ್ರೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡು, ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ। प्रताप जी, कौन है, क्यों भाई, क्या बात है, ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। मेरा भाई कौन है? बसंत ने भेजा है। राजकिशोर, कौन भाई, ये क्या है, ये क्या कह रहा है, इसको समझ में नहीं आता। तब, तुम्हारा भाई, ठहरो मैं आता हूँ। ಇವರನ್ನ ಅಂತ ಯಾರು? ताड़पा नाने ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ राजकिशोर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? तब पूछता है, ये नहीं देखा होता है, कौन है ऐसा, तुम्हारा भाई कौन है ऐसा। प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। मेरा भाई दोपहर को क्या किया था? बाजार में एक छलनी आपको बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट भी दिया था। हाँ, मैंने लिया था, 1 रुपये का नोट गुना करके लाने के लिए दिया था।
प्रताप वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। वो कहता है आपके पैसे जो चिल्लर करके लाने के लिए गया था ना, आ चिल्लर पैसे ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಆವಾಗ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ राजकिशोर। अचरज, अचरज यानी आश्चर्य से, आश्चर्य से क्या ऐसा पूछता है, क्या हुआ उसे, इसीलिए नहीं आया, उसे लगता है मैंने खड़ा था उधर 10-20 मिनट पर खड़ा था, वो बालक नहीं आया, इसलिए मैंने क्या सोचा, इन्होंने क्या सोचा, ये नहीं आएगा, 1 रुपए लेकर ये चला गया लड़का, ऐसे ही कुछ होते हैं बच्चे, ऐसा सोचकर वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर घटना ऐसी नहीं है, ये आने वाला था, ये ईमानदार लड़का था, लेकिन आते समय एक दुर्घटना घटने के कारण वो नहीं आ सकता। फिर भी उन्होंने क्या किया है, उसके भाई से वो एक छलनी के पैसे लेकर बाकी के पैसे पूरा लौटाने के लिए अपने भाई को किशनगंज भेजा। ये बात सुनकर उसे अचरज से वो कहते हैं, कौन, पंडित राजकिशोर, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್। ಸ್ವರ್ ಗಿರ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ। ಎಸ್, ಏನೋ ಚಲ್ನಿ, बटन और दिया सलाई। दिया सलाई का अर्थ क्या है, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಅದನ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ, बटनಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। वो भी कैसे बटन, देसी बटन बेचता रहता है। ये सभी सामान वो पकड़ कर चल रहा था ना, वो सभी बिखर गए, चल्ला पिलियाಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। और उसके साथ उसके दोनों पैर कुचले गए, ಅವನೆರಡು ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಮುರಿದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಿಂದ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ತಬ್ कहता है, ಭಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, पैर कुचले गए, ಹಾಂ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲಿದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಪ್ರತಾಪ್ रुआसा, रुआसा यानी ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने, कितने पैसे वापस करने के लिए, 14.5 आने पैसे वापस देने के लिए मुझे भेजा है, वह लाया हूँ, उन पैसों को मैंने लाया, ऐसा कह देता है राजकिशोर। खोया खोया ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಹೋಶ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಆಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಹೋಯಾ ಹೋಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇಜಾರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇರೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯೆ ಹೋ, ಅವನೊಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಂ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿದೀಯಾ, उसने भेजे हैं, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕಳಿಸಿದನಾ, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है, पूछता है, वो पैसे देने के लिए आए, उसे आश्चर्य होता है, वो पैसे लौटाने के लिए आए वो अब कहाँ है, उसके पैर कुचले हुए हैं, फिर भी वो ईमानदारी से पैसे लौटाने को भेजा है ना, ऐसा सुनकर उसे भी दुख होता है। तब ये खालीपन महसूस करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं, प्रताप कहता है, कहाँ पर है वो, पूछने के बाद घर में है। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीकू अहीर के घर में रहते हैं। ನಾವಿಬ್ರು ಗೊಲ್ಲ, ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಹೀರ್ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। तो
तुम्हारे माँ बाप क्या ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ವಾ ರೋ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ वे मारे गए इब्ರು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ दंगे के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला ಒಂದು ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ राजकिशोर खोया खोया उन्हें किसी ने मार डाला तुम दोनों भिक्खू अहीर के घर में रहते हो एकदम जाग कर बच्चे रो मत मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए मजदूरों के नेता मैंने कहा था अभी ये वाक्य यहाँ पर सही लग रहा है क्योंकि ये जो मजदूर लोग हैं गरीब लोग हैं उनकी मदद करने वाला व्यक्ति होता है इसीलिए ये बात सुनते ही वो झट से तैयार होता है इसके माँ बाप नहीं है ये भिक्खू अहीर के घर में रहते हैं तो मुझे अभी क्या करना है इनको अस्पताल ले जाना होगा इनकी मदद करनी होगी ऐसा सोचते हुए रुको बच्चे अब वो कहाँ है हम वहीं पर जल्दी जाएंगे ऐसा कह देता है। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे आप मेरे साथ आएंगे कैसे ये हो सकता है इतने बड़े हैं आप वो भी हमारे घर आप आने वाले हैं उसकी मदद के लिए ऐसा वो सोचता है। हाँ अभी चलो आगे बढ़ते हैं पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है इनका घर कहाँ है पता नहीं जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ये कुछ सोचते ही नहीं है सिर्फ मदद करना है उस बालक को बचाना है ऐसा सोचते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और तब पूछते हैं कहाँ है आपका घर अहीर टीले में ಈ ಗೊಲ್ಲದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ राजकिशोर अंदर की ओर देखकर वो क्या करता है अंदर की ओर देखता है अमर सिंह मैं अहीर टीला जा रहा हूँ तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा डॉक्टर का नाम क्या है वर्मा डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं जल्दी करो भिक्खू अहीर का घर पूछ लेना मुड़कर आओ बच्चे चले। तब क्या करता है जो बाहर खड़ा हुआ होता है किसके घर के सामने पंडित राजकिशोर के घर के दरवाजे में खड़ा हुआ होता है कौन पंडित राजकिशोर और प्रताप से वो कहता है चलो हम दोनों चले जाएंगे आपके यानी अहीर टीले को हम जाएंगे भिक्खू अहीर के घर में जाएंगे। तब वो समय नहीं होता है ना डॉक्टर को लेकर वहाँ जाने तक बच्चे को कुछ होगा ऐसा सोचकर अपने नौकर को बुलाकर कहता है अमर सिंह उस नौकर का नाम क्या है अमर सिंह को बुलाकर कहता है मैं अहीर टीला जा रहा हूँ तुम भी क्या करो जल्दी डॉक्टर वर्मा को वहीं पर लेकर आ जाओ ऐसा कह देता है उसके साथ चला जाता है। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है इसे इतना बड़ा व्यक्ति मेरे साथ वो भी अहीर टीले में भिक्खू के घर जो गरीब बच्चे हैं उनके देखभाल के लिए मदद के लिए ये आ रहा है ऐसा सोच कर क्योंकि वो कैसा था देखने के लिए उसकी हालत कैसी थी उनकी सूरत शक्ल कैसी थी आपने देखा ऐसे बालक के साथ ये इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है ऐसा सोचकर वो उन्हीं को देखता रहता है। फिर ठगासा उनके आगे आगे जाता है पर्दा गिरता है ये आगे जाता है थोड़ा रुआसा जो चेहरा छोड़कर वो आगे जाते रहता है पंडित राजकिशोर उनके पीछे जाता रहता है। तब दूसरा दृश्य खत्म होता है अभी कौन सा है तीसरा दृश्य है। तीसरे दृश्य में क्या है हम देखते जाएंगे। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य ओसारा यानी बरामदा पड़साले ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಾಲ್ जमीन पर दरी बिछी है दरी का अर्थ होता है चापे ಒಂದು ಚಾಪೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ उस पर बसंत लेटा है ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ ಭಿಕ್ಖು ಅಹಿರನ ಮನೆ ಒಂದು ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆ ಇದೆ ಆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಈತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು बसंत लेटा है मलकोंडिदाने रह रह कर दर्द से कराह उठता है कराह उठना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ನೋವಾದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಿರಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ
क्या किया, अपने भाई को उनके घर भेज देता है गुना वापस करने के लिए। तो उस पर बसंत लेटा है, रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಯಹ ರಹಾ ಸಾಹಬ್, ನೋಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ನೋವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕರಾಹ ಉಠ್ನಾ ಅಂದರೆ ನರಳು. तो तब अरे यह तो जमीन पर लेटा है, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ. ಅದು ಕಾಲು ನೋವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು चकित होकर बसंत चकित होता है. आप आए हैं. ಆ ಒಂದು ನರಳುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಹೇ ಬೇಟಾ ದೇಖು, ನೋಡೋಣ ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ पास आकर डांड देखते हैं. किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंदी है. छूते ही चीख निकल जाती है. बसंत ओट बींचता है, आह खींचता है. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಏನೋ ಮಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಹ್ ಓಹ್ ऐसा चीखता है. उसके बाद राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते रहते. ये क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या, देखता हूँ देखेंगे क्या हुआ है, ऐसा देखकर खड़े हो जाते हैं. उसके बाद वो क्या करते हैं, बसंत दर्द से नहीं घबराओ नहीं. राजकिशोर और कहता है तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, तू अच्छा हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कह देता. दर्द से कराहते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका, ऐसा कहता है वो. उसके घाव के बारे में वो नहीं सोच रहा है, बल्कि उसको गुना वापस करना था ना पंडित राजकिशोर जी को. उनको कह रहा है आपके पैसे में लौटाने वाला ही था, लेकिन मैं मोटर के नीचे आकर दब गया, दोनों पैर कुचल गए. ऐसा सोचते हुए उन्होंने क्या किया, चीखते हुए वो दुख से कह देता है न लौटा सका, मुझे वापस करने के लिए नहीं. राजकिशोर उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे. उसके बारे में मत सोचो, आप ठीक हो जाओगे क्योंकि मैंने डॉक्टर को बुलाया है. बसंत डॉक्टर को बुलवाया, क्यों ऐसा किया? वो भी मेरे जैसे बालक को आप नहीं चाहिए, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा वो कह देता है. डॉक्टर का प्रवेश. उसी समय में डॉक्टर वहां पर प्रवेश करते हैं. डॉक्टर हेलो पंडित जी, वो कहते हैं मैंने इसे बाजार में देखा है. ये कौन है ये हमेशा, क्योंकि ये बाजार में क्या करता रहता है, चलनी बटन बेचता रहता है, सभी बाजार जाते ही हैं, वहां पर देखा होता है, इसीलिए इस बालक को मैंने कहीं पर देखा है ना, क्या हुआ इसे, ऐसा डॉक्टर पूछते हैं. राजकिशोर जी हाँ जरा देखिए तो. तब राजकिशोर कहते हैं देखिए हाँ कैसे हो गया है इसकी हालत. डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओंठ बींचता है. प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं. वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को. राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं. वहां पर प्रताप खड़ा हुआ होता है ना, एक बार डॉक्टर को देखता है, एक बार पंडित राजकिशोर को देखता है और एक बार अपने भाई को देखता है, जो कैसी स्थिति में मेरा भाई गुजर रहा है, ऐसा वो सोचते हुए देख रहा है. तब राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ इसे, क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएगा ना, ये बालक ठीक हो जाएगा ना, ऐसा डॉक्टर से पंडित राजकिशोर पूछते हैं. डॉक्टर गंभीर ध्वनि से गंभीर होकर कहते पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा. दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए. इसके पास पैसे नहीं रहते, इसलिए ये घर में ही फर्स्ट एड देकर वहीं पर छोड़े हैं.
तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द से कराह उठ रहा है। तब ये जो भगवान के रूप में कौन आ जाते हैं, पंडित राजकिशोर आ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमें ईमानदारी है, भगवान किसी न किसी रूप से किसी व्यक्ति को हमें मदद करने के लिए भेजता ही है, ऐसा लगता है ना हमें। वही इनके संदर्भ में भी, यानी बसंत के संदर्भ में भी ऐसे ही हुआ। और डॉक्टर कहते हैं थोड़ा गंभीर समस्या ही है, एक पैर ठीक है और एक पैर स्क्रीन करके यानी स्कैनिंग करके देखना होगा। ऐसा अस्पताल में ये सभी हो सकता है, वहीं पर ले जाना है। राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो अस्पताल, ठीक है अभी ले चले। एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। वो क्या करता है देखिए, पैसे का कुछ नहीं सोचता है, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए वो बाहर चला जाता है। डॉक्टर जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। आप क्या कीजिए, एम्बुलेंस वाले को फोन करके आ जाइए, मैं तब तक बसंत को इंजेक्शन दे देता हूँ। बसंत आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ। उसी समय में वो कहता है मुझे बचाओ, कैसे भी करके मेरा प्राण बचाओ, ऐसे पूछ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है। मुझे आपको देने के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे इंजेक्शन करते हैं तो आपको मैं क्या देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, छोड़ दीजिए मत कीजिए। कैसा बालक है देखिए, इतने अच्छे बालक भी होते हैं कि ऐसा लगता है, क्योंकि गरीब होने पर भी उसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। तो इसलिए कहता है, दर्द सहते हुए कहता है इंजेक्शन मत लगाइए क्योंकि आपको पैसे देना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब बसंत मैं गरीब हूँ, ನಾನು ಬಡವ, ನನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹಸ್ಕರ್ ನಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಮ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ। देखिए बच्चों, ऐसे समय में जो भी हो, जो संकट के समय में कौन हमारी मदद करते हैं, साथ देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। ನೋಡಿ ಪಾರಾಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿನೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದು। ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಡವ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ, ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ भी क्या कर रहा है, हंसते हुए कहता है तुम चुप लेट जाओ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। ನಾನು ಬರೋವರೆಗೆ ನೀವು ಇವನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕ, ಬಡವ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಬಾಲಕ ಇದ್ದ। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह है ईमानदार गुण। ಇವನು ಬಡವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗುಣ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत ओठ खींचता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। इंजेक्शन ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಈತ ತಮ್ಮ ಅವರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾನೆ। ಅಣ್ಣ ಕಿರ್ಚೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। ನೋಡಿ, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಿಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು। ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭವಾದ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ಇದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ। ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು, ಕದಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಮಾಜದ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ। ಏನೇ ಆಗಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಊಟ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ कुछ नहीं खाता है, फिर भी खाया हुआ नहीं होता है, घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है, और उसका भाई भी है वो भी भूखा है। ये क्या कर रहा है, अपना पेट भी पालता है और अपने भाई का पेट भी पालता है। वो कैसे खुद काम करके, चोरी करके नहीं, भीख मांग के नहीं, कुछ चीज़ें बेचते हुए वो ऐसी एक प्रामाणिकता, ईमानदारी दिखाता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यक्ति होते हैं, ऐसे मदद करने वाले पंडित राजकिशोर के जैसे भी हैं, और कुछ ऐसे गरीब में भी ईमानदारी भी है। ये यहाँ पर इस एकांकी में, छोटी एकांकी है फिर भी उसमें बहुत बड़ा विषय हमें दिखाई देता है। यही विष्णु प्रभाकर जी की विशेषता है। जो आप याद रखिए, जो भी हो मदद के लिए तैयार हो जाओ, और गरीब होने पर भी आप ईमानदारी से रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन में एक विजय को प्राप्त कर सकते हैं, न एक दिन अच्छा जीवन निभाकर दिखा सकते हैं। कोई भी संदर्भ क्यों न हो, अपनी ईमानदारी ही आपको साथ देती है, और जिसमें जो है वो दूसरों के लिए कुछ न कुछ बांटने का जो मन भी रखो। ऐसा होने से सभी मिलजुल कर रहने का भाव आ जाता है। देखिए, पंडित राजकिशोर मुंह मोड़कर चला जाता तो, है ना, इसकी हालत कैसे हो जाती। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत है समाज में, और गरीबी को हटाने की जो ये संकल्प से वो काम करते रहते हैं, मजदूरों के नेता बनकर वो काम करते रहते हैं। आज के नेता भी ऐसे ही होते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, नेता बनकर ही काम करना है ऐसी बात नहीं। समाज में कोई भी संकष्ट में है तो हमें जो है वो थोड़ा तो देकर उनको मदद कर सकते हैं। सेवा मनोभाव रखना है। 9वीं कक्षा में हमने मौसी पाठ में भी देखा था, वो क्या करती है, बच्चों को, बड़ों को मदद करती है, उनकी खुशी में भाग लेती है, उनके दुख में भी भाग लेती है। वो निस्वार्थ से वो सेवा करती रहती है। वैसी ही ये भी एक कथा है और ये एकांकी है। आपने समझा होगा, एक बार ठीक से पढ़िए और एक बार समझिए। इस पाठ का आशय को देखिए और प्रश्न भाग में अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।